अब देखो बेटा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो डिस्कस किया था, मैंने आपको बेसिक एडवांटेजेस के अकाउंटिंग के बताए थे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बताया था, ऑब्जेक्टिव्स और डीमेरिट वाले कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब मैं ये तो होप करता हूँ थोड़ा सा मन कम लग रहा होगा पढ़ाई में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स अमेजन की मूवी इससे ज़्यादा अच्छी लगती है पढ़ाई से। बट थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करोगे तो सब चीज़ अच्छे से चलेगा। आप अगर बिल्कुल अभी हथियार डालोगे तो फिर आपको नेक्स्ट सेशन तो नेक्स्ट ईयर, और आपको ये भी पता है कि टाइम कम रहेगा पढ़ने का, ठीक है ना। तो बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ाई डालो, कि हैबिट डालो। और ये मेरे को पता है ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा टफ रहेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत ईजी वे में चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। अब आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो एक बहुत अगेन थोड़ा थ्योरी टॉपिक ही है। हो सकता है तुमको थोड़ा बोरिंग जैसा टॉपिक लगे, बट मैं कोशिश करूंगा काफ़ी हद तक मैं टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना दूंगा। तुम ये सोच सकते हो सर वीडियो के पहले आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बोरिंग लगे, लेकिन मेरे को पता है कि थ्योरी है प्योर। लेकिन बेटा ये कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाले। और कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर अच्छे से पढ़ाऊँ मैं, ठीक है ना। अब आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग के क्या क्या अजम्पशंस हैं। मेरी बात फिर समझना, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग के क्या क्या अजम्पशंस है वो हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग के अजम्पशंस का मतलब क्या होता है, अभी मैं सबसे पहले अजम्पशंस की बात करूंगा। अब सबसे पहले तुम समझो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड अजम्पशन, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं पड़ रहा होगा अजम्पशन का मतलब क्या है। देखो, अजम्पशन मतलब होता है सोच लेना। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न है जो हमने सोच लिया। अज्यूम करो मैंने ये बोला कि मेरी क्लास रोज 3 से 4 होगी। मेरी क्लास रोज 3 से 4 होगी, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। मैंने क्या बोला, मेरी क्लास रोज 3 से 4 होगी, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। अब आप एक बात बताओ, जब मैंने ये बोला कि मेरी क्लास रोज 3 से 4 होगी और मान लो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को होगी, 3 दिन मेरी क्लास रोज होगी। आप मंडे को मेरी क्लास अटेंड करने आए, वेडनेसडे को मेरी क्लास अटेंड करने आए और फ्राइडे को क्लास अटेंड करने आए। वापस अगला मंडे आया, मेरी क्लास अटेंड की, वेडनेसडे क्लास अटेंड की और फ्राइडे क्लास अटेंड की। अब मैं आपको ये रोज नहीं बोलूंगा। मान लो मंडे को आप आए, मैंने पहले दिन आपको बताया देखो तुम्हारी क्लास मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होगी 3 से 4। अब ये अजम्पशन है कि मंडे को क्लास 3 से 4 हुई तो वेडनेसडे को भी सेम रहेगा, फ्राइडे को मैंने पहले ही बता चुका हूं। अगर मैं तुमको बोला है कि मैं मान लो तुम्हारा जैसे स्कूल का टाइम होता है, तुमको पता है हमारे स्कूल का टाइम स्टैंडर्ड टाइम है 8:30 से लेकर 2। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या तुमको रोज लिखवाते हैं क्या स्कूल में ऐसे कि भैया कल 8:30 से 2 आना, रोज ऐसे लिखवाएंगे क्या? आज तुमको बताया कल 8:30 से 2 आना, परसों फिर बताया 8:30 से 2 आना, रोज आके लिखवाते हैं? नहीं, ये अजम्पशन है हमारी। अजम्पशन क्या है कि अगर आज हम 8:30 से 2 आए तो हमको कम से कम अगले 6 महीने तो ये टाइम फॉलो करना है। लेकिन जिस दिन ये टाइम चेंज होगा उस दिन तुमको बताया जाएगा। अजम्पशन का मतलब क्या है, मैंने ये सोचा ये चीज तो बाय डिफॉल्ट होगी सही, लेकिन अगर वो नहीं होगी तो बताएंगे भैया आज ये नहीं कर रहे हम लोग। तो जब मैं बात करता हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अजम्पशन की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जब भी अकाउंटिंग करते हैं, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था अकाउंटिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया था अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट होते हैं प्रॉफिट लॉस निकालना, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताना, गवर्नमेंट टैक्स कंप्यूट करे वो करना, कंपनी अपनी इंटर फर्म इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अकाउंटिंग के सारे कुछ एडवांटेज पढ़े थे, जैसे प्रॉफिट लॉस निकालना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना, बिजनेस का टैक्स कंप्यूट करना, कंपैरिजन करना। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं जब भी मैं प्रॉफिट लॉस निकालूंगा, जब भी अकाउंटिंग के बुक्स बनाऊंगा, तो वो अजम्पशंस हमेशा बाय डिफॉल्ट रहेंगे सही। जैसे मान लो एक कंपनी ने प्रॉफिट लॉस निकाला, तो बाय डिफॉल्ट हर कंपनी का मानेंगे हम कि प्रॉफिट लॉस एक फिक्स मेथड है, उसके हिसाब से निकाला है। अकाउंटिंग ने क्या बताया, जैसे मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको और इजी में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैं रोड पे जा रहा हूं, अब मेरे को पता है रोड पे कि रेड लाइट पे मेरे को रुकना है, ऑरेंज पे मेरे को रेडी होना है और ग्रीन पे मेरे को चलना है। मैं रोड पे जा रहा हूं, मेरे को पता है रेड लाइट पे मेरे को रुकना है, ऑरेंज पे मेरे को रेडी होना है और ग्रीन लाइट पे मेरे को चलना है। ऑरेंज कह दो या येलो कह दो, ठीक है ना, मेरे को ग्रीन पे जाना है। अब ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है ना, ऐसा तो नहीं आप चौराहे पे जाते हो आपको हमेशा बोलता है पुलिस वाला देखो रेड पे रुको, ऑरेंज पे रेडी हो, ग्रीन पे जाओ, नहीं। हमको पता है बाय डिफॉल्ट अगर उदयपुर में जा रहे तो भी ये रूल फॉलो हो रहा है, बॉम्बे में भी रूल फॉलो है।
अब कोई सिटी में अगर ये रूल फॉलो नहीं होते हैं, मान लो वहां उल्टा है, वहां ग्रीन पे रुकना रेड पे जाना है, तो वो तुमको क्लियर करेगा कि हमारे यहां रूल उल्टे चलते हैं। तो अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे मेथड है जो बाय डिफॉल्ट हम लोग मानते हैं एवरी कंपनी हैज फॉलोड। हर कंपनी अगर प्रॉफिट लॉस निकाल रही है तो ये अजम्पशन तो फॉलो करके निकाल रही है, और अगर कंपनी ने वो अजम्पशन फॉलो नहीं किया, जैसे मैंने कहा अगर रेड पे जाना है, रेड पे रुकना है या ग्रीन पे जाना है, अगर ये कोई सिटी के अंदर फॉलो नहीं हो रहा है रूल, तो तुमको बताएगी ना हाँ ये रूल हमारे यहां फॉलो नहीं होता, मतलब अगर नहीं बता मतलब बाय डिफॉल्ट फॉलो हो रहा है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बेटा, इसका मतलब क्या होता है, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम लोग मानते हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब वो अकाउंट्स में हमेशा फॉलो होंगे। और ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, अकाउंटिंग अजम्पशन 3 होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर ओनली 3 अकाउंटिंग अजम्पशन। मतलब जब भी कोई कंपनी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाती है, जब भी कोई कंपनी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रेजेंट करती है, तो 3 फंडामेंटल अजम्पशन बाय डिफॉल्ट मानते हैं हमेशा फॉलो किया है। और अगर वो अजम्पशन फॉलो नहीं किया है तो कंपनी हमेशा अपने नोट के अंदर स्पेसिफाई करेगी कि हमने प्रॉफिट लॉस निकाला है। पब्लिक को बताया ना, मैंने आपको बताया था यूजर्स कौन होते हैं, यूजर्स को बताएगी कि हमने प्रॉफिट लॉस तो निकाला है बट ये अजम्पशन को फॉलो नहीं किया है। मेरी बात फिर समझना, जैसे स्कूल 8:30 से 2 रोज जाते हो, रोज तुमको टाइम नहीं बताएंगे, बट किसी दिन अगर टाइम चेंज होगा तुमको बताएंगे ना। उसी तरह कोई कंपनी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रेजेंट करती है तो उसको 3 रूल, फॉर रूल अभी आगे पढ़ेंगे, अभी ये मत सोचना सर रूल क्या है तुम्हारे में, क्या बहुत जल्दी रहती है बच्चों। आप सिर्फ समझो कंपनी को 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर कंपनी वो 3 रूल फॉलो नहीं करेगी तो उसको अपने अकाउंटिंग के नोट में यूजर्स को बताना पड़ेगा कि हमने अकाउंटिंग तो करी है बट उन रूल को फॉलो नहीं किया है, और क्योंकि हमने वो रूल फॉलो नहीं किए हैं इसलिए कंपनी को नोट में क्लियर लिखना पड़ेगा। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब क्या होता है, बेसिक रूल जो कंपनी को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते टाइम फॉलो करना है। बाय डिफॉल्ट हम लोग मानेंगे फॉलोड है, मतलब अगर फॉलो किया तो बताना ही नहीं है। भाई तुमको स्कूल अगर रोज 8:30 से 2 जाना है तो बताना क्या है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा मानते हैं अजम्पशन फॉलो हुआ है। लेकिन अगर ये फॉलो नहीं हुआ है तो कंपनी को हमेशा नोट में लिखना पड़ेगा कि हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं किया है। ध्यान रखना, देयर आर ओनली एंड ओनली 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, जिनके अंदर नाम क्या है, उनका नाम लिख रहा हूं, कंसेप्ट आगे बताऊंगा। पहला नाम है गोइंग कंसर्न, पहला का नाम है गोइंग कंसर्न, दूसरे का नाम है अक्रूवल, और तीसरे का नाम है कंसिस्टेंसी। तीसरे का नाम क्या है? कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। तो 3 अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो पहले क्या होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, वो नोटिंग करते हैं, फिर तीनों कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझना, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, बेटा ध्यान से लिख लेना, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तुमने, मैं जानता हूं अभी तक तुमने रजिस्टर बनाया नहीं होगा, खूब नालायक बच्चे याद है तो, ठीक है ना। लेकिन रजिस्टर नहीं बनाया तो बेटा रजिस्टर बनाओ मेरे बच्चों, रजिस्टर बनाओगे बेटा, पढ़ोगे तब जाके काम चलेगा, ठीक है ना। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन मींस द यूनिवर्सल रूल, इट मींस द यूनिवर्सल रूल अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग इज डन। ये वो यूनिवर्सल रूल है जिसके हिसाब से अकाउंटिंग करी जाएगी। ये इट इज अज्यूम दैट एवरी बुक्स ऑफ अकाउंट, ये अज्यूम किया जाता है कि हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉलोइंग दिस अकाउंटिंग अजम्पशन। हर बुक्स ऑफ अकाउंट ये अजम्पशन, ये मान के फॉलो की, प्रिपेयर की जाती है कि अजम्पशन फॉलो करी है। It is always assumed that by default fundamental accounting, fundamental assumption is being followed. If it is not followed, हमेशा assume क्या करते हैं, ये assumption follow करी है। अगर इसको नहीं follow करी है, अगर इसको नहीं follow करी है, it is always specified, तो हमेशा specify करेंगे। There are 3 fundamental accounting assumption, 3 assumption है, going concern, consistency और accrual। 3 assumption है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ठीक है ना। कोडवर्ड ध्यान रखेंगे GAC, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी, ठीक है। कोडवर्ड है GAC। अब हम लोग 1 बाय 1 सारी assumption समझते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा, जो फर्स्ट अकाउंटिंग assumption है जिसका नाम है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था 3 अकाउंटिंग assumption होते हैं। हम लोग पहला assumption समझ रहे हैं गोइंग कंसर्न, ठीक है ना। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड गोइंग, तो आप बोलो गोइंग मतलब जाना। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, चलता रहेगा। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग क्लास 11th में हैं, मैं आपसे एक बहुत अपने मन में ये चीज सोचना, क्योंकि अपना कन्वर्सेशन तो हो सकता,
कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आप बोलोगे सर पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, मैं सोचो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। आपके मन में हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन है, वैसे कैसा क्वेश्चन, पढ़ क्यों रहे हो आप। कुछ के मन में आए पापा मम्मी बोलते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, कुछ के मन में आएगा क्योंकि दुनिया पढ़ रही है इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं सर, कुछ के मन में आएगा कि नहीं, मतलब वाकई अगर मैं पूछूं कि सच में पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से 4 बच्चे भी ढंग से आंसर नहीं दे पाएंगे। आधे बोलेंगे सर क्योंकि दुनिया पढ़ रही है, सब बोलते हैं पढ़ना अच्छा होता है तो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, एक बहुत बेसिक कंसेप्ट समझना, मैंने आपको पूछा पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप बोलोगे तो कोई बच्चा ये भी सोचता है सर पैसा कमाने के लिए, सीधी बात है, मैं पैसा कमाना चाहता हूं इसलिए पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको पूछता हूं, क्या आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। आज आप मान लो 2020 में खड़े हो, खैर अभी तो वैसे ही कोरोना चल रहा है, हमको ये भी नहीं पता अगले साल 2021 तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरे को भी नहीं पता मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन फिर भी मैं इस सोच के साथ वीडियो बना रहा हूं कि मैं इनफाइनाइट लाइफ लीड करूंगा, मतलब मेरे को कोरोना नहीं होगा, मैं तो आराम से जिंदा चलता रहूंगा, यही अजम्पशन है। एक बिजनेस भी बेचर ध्यान रखना हमेशा इसी अजम्पशन पे चलता है कि बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है। हम कभी भी अकाउंटिंग करते हैं तो ये मानते हुए नहीं करते कि इस साल हमारा बिजनेस खत्म होने वाला है। आपने कोई स्कूल में एडमिशन लिया 11th में, आप मान के चलते हो 12th भी पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, आगे हम लोग चलते रहेंगे, आगे से आगे चलता रहेगा काम। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हमेशा ये अज्यूम करता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये अज्यूम करता है कि अकाउंटिंग हमेशा ये मानते हुए की जाती है कि बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है। अब मान लो मैं आपको यहां पे है ना दो चीज और एक बार मैं आपको बेसिक चीज और बता देता हूं। मान लो कोई ऐसा चीज है जो मेरे को 2020 में मैंने मान लो किसी से पेमेंट नहीं लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, भैया एक काम करना 2021 में दे देना, पेमेंट नहीं लिया, मेरे को लेना था, मेरा डेटर है वो। और अगर मान लो मेरे को किसी को पेमेंट देना था, मैंने नहीं दिया, तो मैं क्या मानूंगा 2021 में दे दूंगा भैया। तो ये क्या सोच के कर रहा हूं मैं कि मैं अगले साल भी बिजनेस करूंगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अकाउंट्स में यह अज्यूम करता है कि बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है। बिजनेस की लाइफ क्या है, इनफाइनाइट है, और बिजनेस चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। अगर मैं ये सोच के बिजनेस करूं कि मेरा धंधा अगले साल बंद हो जाएगा, अगर मैं ये सोच के बिजनेस करूं कि मेरा धंधा अगले साल बंद हो जाएगा, तो मैं अकाउंटिंग नहीं कर पाऊंगा, ना तो फिर मैं डेटर बना पाऊंगा, ना मैं क्रेडिटर बना पाऊंगा। डेटर मतलब पैसा लेना है, क्रेडिटर मतलब देना है। तुमने अगर 11th क्लास के अंदर स्कूल में फीस नहीं दी तो स्कूल ऑब्वियस ही बात है सुनते 12th में डिमांड करेगा, तो स्कूल ये मानेगा ना कि अगले साल चलेगा ये बच्चा। तो गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है और वो चलता रहेगा और कभी एंड नहीं होगा। कुछ भी इनकम या खर्चे अगर इस साल दे दिए या देने बाकी है तो अजम्पशन लेंगे अगले साल हम वो दे देंगे। ठीक है बेटा, तो पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन मींस दैट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब होता है लाइफ ऑफ बिजनेस, लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनफाइनाइट, बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है एंड विल नेवर गोइंग टू एंड इन नियर फ्यूचर, और निकट भविष्य में वो कभी बंद नहीं होगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन मींस दैट लाइफ ऑफ बिजनेस इज इनफाइनाइट एंड इज नेवर गोइंग टू एंड इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में वो कभी खत्म नहीं होगा। इट मीन्स दैट एनी इनकम, कोई भी इनकम या खर्चा, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी इनकम या खर्चा विच इज ड्यू टू बी रिसीव, जो आना बाकी है, या ड्यू टू बी पेड, या देना बाकी है, विल बी डन इन नेक्स्ट ईयर इफ नॉट सेटल इन करंट ईयर। वो अगर पैसा आना बाकी है या पैसा देना बाकी है तो वो अगले साल किया जाएगा, अगर इस साल नहीं किया तो बोलो गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि लाइफ ऑफ बिजनेस इनफाइनाइट है, बिजनेस चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये फर्स्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है बिजनेस का, अकाउंट्स का। गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अब देखो बेटा, गोइंग कंसर्न के बाद जो सेकंड प्रिंसिपल है ना, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। मतलब सेकंड जो अजम्पशन है उसका नाम है कंसिस्टेंसी। मेरी बात फिर से समझना, जो सेकंड अजम्पशन की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। अब इस अजम्पशन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहला अजम्पशन में डिस्कस किया था गोइंग कंसर्न, ठीक है ना। अब कंसिस्टेंसी वर्ड है ना, मतलब इसका अगर मैं बहुत इंग्लिश की बात करूं तो ये जो वर्ड बना है ना, दिस हैज बीन फ्रॉम द वर्ड कंसिस्टेंट। अब तुम कंसिस्टेंट मतलब समझते हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कंसिस्टेंट बेटा। कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ, जैसे समझना, मतलब एक चीज जो बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रही है। मान लो मैंने ये बोला मैं मेरी अकाउंट्स की क्लास लेता हूँ,
4 to 5 मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ 4 से 5, और रोज मैं 4 से 5 पढ़ाता हूँ। रोज मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रोज मैं क्लास लेता हूँ 4 से 5। इसका मतलब मेरा प्रैक्टिस है ना कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर बेसिस पे है मेरा। अगर मान लो मैं कभी 4 से 5 लूँ मंडे को, 2 दिन 3 दिन छुट्टी कर दूँ, फिर फ्राइडे को लूँ, सैटरडे को छुट्टी करूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं इनकंसिस्टेंट हूँ। इनकंसिस्टेंट मतलब रेगुलर नहीं हूँ मैं, और कंसिस्टेंट मतलब सिस्टमैटिक वे में बिल्कुल रेगुलर हूँ मैं। मैंने ये बोला एक बैट्समैन है तेंदुलकर, अगर तेंदुलकर हर इनिंग्स में मैं कहता हूँ 50 बनाता है, जैसे हम देखते हैं विराट कोहली, अभी अपन देखते हैं विराट कोहली हर इनिंग में 50 से ऊपर ही बनाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि विराट कोहली जो बैट्समैन, तेंदुलकर एग्जांपल छोड़ के विराट कोहली लेता हूं क्योंकि तुम लोगों को अभी तुम लेटेस्ट स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो हर इनिंग में अगर वो 50 रन से ऊपर बना रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसका जो परफॉर्मेंस है ना वो कंसिस्टेंट है। अब मान लो मैं उसकी जगह लेता हूं, एक वो है ना पंड्या, क्या नाम है, हार्दिक पांड्या, वो किसी इनिंग में तो 100 बना देता है, किसी में 10 बनाता है, किसी में 0 बनाता है, किसी में 200 बना देता है मान लो। इसका मतलब वो खेलता तो अच्छा है बट उसका परफॉर्मेंस क्या है, इनकंसिस्टेंट है, कुछ पता नहीं है हमको। तो अकाउंट्स का जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ वर्ड बताया कंसिस्टेंट मतलब क्या है। अब बेटा अकाउंट्स का कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है कि जो अकाउंट की प्रैक्टिसेस है, जैसे अब मान लो मैं तुमको एक चीज बताता हूं, मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड लिखता हूं फाइनेंशियल ईयर। मैं क्या लिखता हूं, एक तो लिखता हूं फाइनेंशियल ईयर और एक मैं लिखता हूं कैलेंडर ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा 2018, मैं लिखा 2019, मैं लिखा 2020, इसका मतलब ये सब कैलेंडर ईयर है। ये कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018, ये 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019, ये 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020। अब मान लो मैं ऐसे लिखूं 17-18, मैं लिखूं 18-19, मैं लिखूं 19-20, इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है। ये चलता है 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। अब अकाउंट्स का कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिसेस है, मैंने ये तो एग्जांपल बताया फाइनेंशियल या कैलेंडर ईयर का, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल अकाउंट्स का ये बोलता है कि अकाउंट्स की जो प्रैक्टिसेस है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि आपका जो पैटर्न होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे आज समझो मैं तुमको इस पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ, कल मैंने कहा कल मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा करके मान लो इसी टाइम पे कुछ और पढ़ाऊंगा। मैं हर रोज अपना प्रैक्टिस चेंज कर देता हूँ पढ़ाने का, कहीं मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, कभी तुमको बोलता हूँ कॉमर्स अच्छा है, कहीं बोलता हूँ फिजिक्स अच्छा है, तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो अकाउंट्स का जो प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल है ना बेटा, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए। मान लो 2017 में हमने जो प्रैक्टिस फॉलो की वही 2018 में फॉलो करनी चाहिए, 2018 में जो फॉलो की वही 2019 में फॉलो करनी चाहिए। अब कंसिस्टेंट होगी ना तो इधर 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 अगर प्रॉपर वे में चलेगा ना तो हर साल का कंपैरिजन प्रॉपर हो पाएगा। जैसे मैं तुमको बताता हूं, अभी तुम लोग कोरोना वाला टाइम चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारा सेशन हर साल चलता था अप्रैल से लेके मार्च तक, बट इस बार सेशन लगभग मान लो जुलाई से चालू होगा, तो सेशन लेट हो गया ना, मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया, तो आगे भी दिक्कत आएगी। लेकिन ये नेसेसिटी है। तो कंसिस्टेंट क्या बोलता है कि जो प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं अकाउंट्स की, मैंने बताया ना, वैसे मान लो 2018, 19, 20, अब मान लो कोई कंपनी है वो कभी तो कैलेंडर ईयर फॉलो करती है और कभी मान लो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है। फिर उसने कहा चलो एक काम करते हैं 2021 में कैलेंडर ईयर, फिर 2022-23 में फाइनेंशियल ईयर। तो बताइए इससे आपका अकाउंटिंग सिस्टमेटिक नहीं हो पाएगी। जो भी प्रैक्टिसेस है दैट शुड बी सिस्टमेटिक फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये कंसिस्टेंसी अजम्पशन बोलता है। ठीक है, तो इसकी नोटिंग करते हैं हम लोग। इट मीन्स दैट, क्या मतलब होता है ध्यान समझना, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड शुड बी कंसिस्टेंट, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी होनी चाहिए। इट मीन्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस मतलब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बुक्स को मेंटेन करने की, फॉलो मतलब रख रहे हैं, शुड बी कंसिस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी होनी चाहिए, फ्रॉम ईयर टू ईयर।
ईयर से ईयर तक एक जैसी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी चेंज एवरी ईयर, हर साल बदलनी नहीं चाहिए। इन केस द प्रैक्टिस फॉलोड इज इनकंसिस्टेंट, मान लो प्रैक्टिस फॉलो है कि वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब सेम नहीं है, देन आवर अकाउंटिंग, अगर मान लो हम हर साल चेंज कर रहे हैं, कभी हमने फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया, कभी हमने कैलेंडर ईयर फॉलो किया, कभी कैलेंडर ईयर फॉलो किया, कभी फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया, तो इन केस द प्रैक्टिस इज इनकंसिस्टेंट, ये जो एग्जांपल बताया ना इनकंसिस्टेंट, देन आवर अकाउंटिंग, तो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल बी मिसलीडिंग, हमारी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी, विल बी मिसलीडिंग एंड ऑफ नो यूज, कोई यूज की नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस इज कंप्यूटेड एवरी ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। अब आप मान लो अप्रैल से मार्च फॉलो कर रहे हो तो हर साल अप्रैल से मार्च ही फॉलो करो, फिर ऐसा नहीं कभी अप्रैल से मार्च, कभी जनवरी से दिसंबर, कभी अक्टूबर सितंबर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी और गोइंग कंसर्न, ये दो अजम्पशंस हम लोगों ने अभी सीखे हैं। अब बेटा हमारी जो लास्ट जो अजम्पशन है अकाउंट्स की, मैंने आपको दो अजम्पशन अभी समझाई, जो तीसरी अजम्पशन है उसका नाम है अक्रूवल। अब अक्रूवल अजम्पशन है ना, थोड़ी सी टेक्निकल अजम्पशन है, और ये वाला है ना आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं आपको समझ आ जाएगा, मैं लिख रहा हूं प्रॉमिस, समझ आ जाएगा अगर आपने सिंसियरली मेरा अगला वाला वीडियो देखा तो, ठीक है ना। अगर आप उसमें नालायकी करोगे या लापरवाही करोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। और वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं 3 बार बोला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अक्रूवल अजम्पशन मैं आपको अभी समझाऊंगा, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं जब अगले वीडियो में कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, है ना। बट आप ऐसा नहीं हो कि ये वीडियो देख के अगले वीडियो से इस प्रिंसिपल सरेंडर कर जाओ, ठीक है ना। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से, बहुत धीरे से, बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ नेक्स्ट वाले में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब तीसरा अजम्पशन है अक्रूवल। बेटा ध्यान रखना, अकाउंट्स के अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है अक्रूवल और एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कैश सिस्टम। अब अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है कि अकाउंटिंग हमेशा, ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट कौन सा अजम्पशन फॉलो करेगी, अक्रूवल। अक्रूवल मतलब अकाउंटिंग हमेशा ड्यू सिस्टम पे चलती है, कभी भी अकाउंट्स कैश सिस्टम मतलब रिसीव्ड और पेमेंट के हिसाब से नहीं चलती है। अकाउंटिंग हमेशा कौन सा सिस्टम फॉलो करती है, ड्यू सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास में मान लो कैश रिसीव हुआ ही नहीं, कैश रिसीव हुआ ही नहीं, लेकिन रिसीव होने को ड्यू हो गया, तो भी वो मेरी इनकम कहलाएगी। और मान लो मैंने कोई कैश पे ही नहीं किया, बट मेरे को पे करना बनता था, तो वो मेरा एक्सपेंस कहलाएगा। ऐसे समझो इसको, मान लो तुमने स्कूल में 11th और 12th, बेटा 11th आपने पढ़ी स्कूल के अंदर 2019-20 के अंदर, स्कूल अप्रैल से मार्च चलता है, और 12th तुमने स्कूल में पढ़ी 2020-21 के अंदर। अब तुमने क्या किया था, यहां स्कूल के अंदर पूरा पेमेंट, मान लो तुम्हारा इस साल का फी था 50,000 रुपए 11th का, और 50,000 का फी था 12th क्लास का। 11th क्लास का बेटा फी था 50,000 रुपए और 12th क्लास का भी फी था 50,000 रुपए। और तुमने क्या किया कि सारा का सारा पेमेंट, तुमने बेटा सारा का सारा पेमेंट यहीं पे कर दिया, क्योंकि तुम्हारी जेब में बहुत पैसा था। तुमने 1,00,000 रुपए का पेमेंट 19-20 में ही कर दिया, और तुमने कहा अगले साल हमको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस साल ही सारा पेमेंट कर चुके हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमने पूरा पेमेंट इसी साल कर दिया और अगले साल तुमको कुछ नहीं देना है, तो अकाउंट्स ये बोलती है कि आपको कैश रिसीव कब हो चुका है, 19-20 में। बट अब तुम मेरे को एक बात बताओ, हमको कैश रिसीव हुआ था 19-20 में, कितना रिसीव हुआ था, 1,00,000 रुपए, जबकि 19-20 में, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बनता कितना था, बताओ कितना बनता था आना, 50,000 रुपए। बनता तो 50,000 रुपए था, पर आ कितना गया, 1,00,000 रुपए। तो अकाउंट्स ये बोलती है भले ही आपको कैश 1,00,000 रुपए आ गया, बट इनकम उतनी काउंट करेंगे जितना बनता था।
मतलब कैश सिर्फ रिसीव होना इनकम नहीं कहलाएगी, इनकम तभी कहलाएगी जब वो चीज क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। मेरी बात समझ में आई? भले ही आपने स्कूल को 1 लाख रुपए इस साल दे दिए हैं, बट स्कूल प्रॉफिट के अंदर क्या करेगा पता है, 19-20 के अंदर जब प्रॉफिट निकालेगा ना, तो बोलेगा भैया मेरे को आए कितने रुपए, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए एडवांस है, जो बच्चा अगले साल पढ़ेगा अगले साल काम लूंगा मैं, इस साल काम नहीं लूंगा। तो अक्रूवल सिस्टम ये बोलता है कि अकाउंटिंग हमेशा ड्यू सिस्टम फॉलो करती है। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो इसी केस में तुमने 11th और 12th में तुमने बोला 11th में मैं पैसा नहीं दूंगा, आपने 12th में स्कूल को 1 लाख रुपए दिए, आपने बोला भैया इस साल की फीस मैं अगले साल दूंगा। तो भले ही स्कूल को यहां 50,000 रुपए रिसीव नहीं हो, बट स्कूल क्या बोलेगा, क्या बनता था क्या आना, तो हम बोलेंगे हाँ बनता था। और अगर आंसर मिलता है हाँ बनता था, तो इनकम इस साल की काउंट होगी और डेटर बता देंगे हम। तो अक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग का ये बोलता है कि अकाउंटिंग कभी भी कैश रिसीव बेसिस पे नहीं चलती है। इसी तरह मान लो मेरे यहां कोई स्टाफ काम कर रहा है, मैं बोलता हूं 2018 का मेरे को टोटल खर्चा पता लगाना है। वो स्टाफ मेरे यहां जनवरी 18 से दिसंबर 18 तक काम किया उसने, और मान लो उसकी महीने की तनख्वाह थी 2,000 रुपए की। वो स्टाफ ने बेटा मेरे यहाँ 2018 के अंदर जनवरी 18 से दिसंबर 18 तक काम किया, और महीने की तनख्वाह कितनी थी, 2,000 रुपये। मतलब बताओ साल की तनख्वाह कितनी बनती है, आप बोलोगे सर साल की बनती है 24,000 रुपये। अब आप बेटा एक बात बताओ, अगर साल भर की आपकी तनख्वाह बनती है 24,000 रुपये, तो आप एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझना, अगर पूरे साल का आपका सैलरी बनता है 24,000, जबकि आपने मान लो पे किया सिर्फ 22,000, तो भी आपका एक्सपेंस कितना कहलाएगा, 24, क्योंकि बनता था देना 24। मतलब हमेशा आंसर पूछो बनता था क्या, इतना बनता था क्या देना, क्या इतना बनता था क्या लेना, कितना आया और कितना गया वो नहीं पूछना अकाउंट्स में। क्या मेरे को ये पैसा देना जरूरी था क्या, हाँ 24,000 देने थे, बट दिए कितने, 22,000 रुपए, तो भी मेरा खर्चा कितना काउंट होगा, 24, क्योंकि मैं वो स्टाफ से 12 महीने का काम करवा चुका हूं, सिर्फ 2,000 रुपये देना बाकी है। इसी तरह मान लो मैं उसको 26,000 रुपये दे देता, मैं उसको कितने रुपए दे देता, 26,000 रुपये, जबकि देना कितने थे, सिर्फ 24,000, तो भी खर्चा कितना काउंट होता, 24,000, बनता कितना था, 24,000, भले ही मैंने कितने दे दिए, 26,000। तो अक्रूवल सिस्टम का एक बहुत बेस कंसेप्ट तो ये है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ में और 2-3 कंसेप्ट के साथ में पक्का 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 क्लियर करूंगा, है ना। तो अब मैं होप करता हूं आप बेटा मेरे साथ साथ चलोगे, छोड़ के नहीं भाग जाना, है ना। अच्छे से देखना, समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अक्रूवल को पहले नोटिंग कर लो। अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है, इट मीन्स दैट अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन ड्यू बेसिस, हमेशा ड्यू सिस्टम। तुम ताजुब करोगे, दुनिया के अंदर जो भी कंपनी है वो हमेशा अक्रूवल सिस्टम पे अकाउंटिंग करती है, कैश सिस्टम पे कभी अकाउंटिंग नहीं होती है। तो इट मीन्स दैट अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन ड्यू बेसिस एंड नॉट ऑन रिसिप्ट और पेमेंट बेसिस। कभी भी रिसिप्ट और पेमेंट बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होती, हमेशा ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। इट मीन्स दैट इवन इफ कैश इज नॉट रिसीव, भले ही मेरे को कैश नहीं मिला हो, इवन इफ कैश इज नॉट रिसीव, भले ही मेरे को कैश नहीं मिला हो, बट हैज ड्यू टू बिकम रिसीव, बट वो आना चाहिए था, मिला नहीं उससे नहीं, बट वो मेरा बनता था आना, तो इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। मैंने स्कूल को 11th में कुछ भी नहीं दिया, बट 12th में पे करूंगा, तो भी 11th के अंदर वो उस साल में मेरी इनकम काउंट करेंगे। तो कैश मिलना और वो नहीं मिलने से फर्क नहीं पड़ता, क्या वो बन हो गया, क्या बनता था क्या आना, तो इनकम काउंट होगा। सिमिलरली इवन इफ कैश इज नॉट पेड, उसी तरह मान लो मैंने कोई पेमेंट नहीं किया बट हैज बिकम ड्यू टू बी पेड, बट वो मेरे को देना बनता था। सिमिलरली उसी तरह मान लो कैश मैंने नहीं पे किया बट मेरे को देना बनता था, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, उसको खर्चा मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग का बोलता है अकाउंटिंग हमेशा ड्यू सिस्टम फॉलो करती है, कभी भी रिसिप्ट और पेमेंट सिस्टम पे अकाउंटिंग नहीं होगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अभी नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे ना, उसमें हम लोग ये सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है बेटा। चलो
अब अगर आपको मेरा ढंग से समझ आया हो, आपको लगा हो हाँ इस चैनल पे वर्थ है पढ़ने का, तो मेरा फ़ोन नंबर है 9929411361। आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करो। मैं आपको अकाउंट्स का एक हमने ग्रुप बना रखा है जो आपका 12th क्लास में वैलिड होगा, और इसी तरह आपको लेक्चर नेक्स्ट ईयर भी मिलते रहेंगे। आप लोग मेरे ग्रुप में जुड़ो तो आपको मैं रेगुलर अपडेट देता रहूँगा, ठीक है ना बेटा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।